हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा कंसर्न हो तो ये वीडियो आपका काफी ज्यादा टाइम सेव कर सकती है। और सिर्फ टाइम ही नहीं सेव करेगी बल्कि एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप मैक्सिमम हैंडल कर पाओगे। देखिए, इस साल एग्जाम में 16 to 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी के सेक्शन से पूछे गए थे और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आराम से आप 14 to 15 क्वेश्चन हैंडल कर सकते थे। तो इस वीडियो में हम लोग सारी कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योग्राफी के लिए किस तरह से तैयारी करें, कौन कौन से सोर्सेज का फॉलो कर सकते हो, किस तरह से आपकी नोट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैपिंग आप कहां से कर सकते हो जहां से आजकल आईआर के रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सब यहां पे मैंने सिलेबस की बात नहीं करने वाला हूं। आई होप सिलेबस आपको बहुत अच्छे से आपका पता होगा। हम यहां पे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे जिससे ज्यादातर आउटपुट आपको मिल सकता है। देखिए, ज्योग्राफी में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो हर सब्जेक्ट में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ज्योग्राफी में आपको ना कंसेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसे 2024 का ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने अपनी एनसीईआरटीज को नोट्स को अच्छे से बनाया है, उसको ठीक ठाक से समझने की कोशिश की है, तो ये आराम से क्वेश्चन हैंडल किया जा सकता है। उसी के बाद जो है कुछ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी आप तभी हैंडल कर पाओगे जब कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होगा, क्योंकि पूरी तरह से रट्टा मारना तो पॉसिबल होता नहीं है। उसके पीछे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है। जैसे यहां पे कुछ सेंट्रल एशिया यूरोप की कुछ माउंटेन्स के बारे में पूछा गया था, कौन सी ब्लॉक माउंटेन है, कौन सी फोल्ड माउंटेन है। तो ये दो तरह के एग्जाम में नेचर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ज्योग्राफी कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है डिफिकल्ट लगती है। देखिए, ज्योग्राफी हमारा मेजर सब्जेक्ट है, हमारा पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है। तो ये तीन चार सब्जेक्ट हैं जिनको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको करके जाना ही है। और ज्योग्राफी की रेलेवेंस की अगर बात करें तो 2018 में देखिए तो यहां से 10 से 12 क्वेश्चन ही आए थे, लेकिन 2024 तक आते आते ये परसेंटेज आप देख सकते हो 16 to 18 क्वेश्चंस का हो गया। और सोच के देखिएगा 16 to 18 क्वेश्चन में से आप आराम से 14 to 15 या 16 क्वेश्चन कर सकते हो। तो इतनी हाई एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ इस एग्जाम में इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपकी कट ऑफ के क्लियर करने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर कहां फोकस करें। देखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, हर टॉपिक इक्वल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप यूपीएससी की पास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस को देखोगे, उसके एनालिसिस को देखोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ एरियाज में यूपीएससी ज्यादा फोकस करता है। तो डेफिनेटली हम भी ज्यादा टाइम वहीं पे देने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं सिर्फ 3 एरियाज की बात करने वाला हूं, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियानोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। अगर आप पास्ट एनालिसिस को देखोगे ना तो 70 to 75% क्वेश्चन आपको इन 3 डायमेंशन 3 चैप्टर से देखने को ही मिलते हैं। और यहां पे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर रहे हैं, यहां पे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी कर रहे हैं। 20 से 25 30% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बहुत रैंडमली कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये 3 सेक्शन कवर कर लिए ना, तो मान के चलिए मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व करने की पोजीशन में आप हो जाते हो। तो क्योंकि हमें अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, तो प्रायोरिटाइज जब हम लोग किस चीज को करते हैं तो अपने सोर्सेज को भी हम लोग लिमिटेड रखते हैं, ताकि हमें बहुत जगह पे जो है एक ऑर्डर के तरीके से हम लोग तैयारी कर सकें। क्योंकि सोर्स को कम से कम पढ़ेंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे। अगर यहां पे आपने एक बार टाइम लगा के मेहनत करके नोट्स बनाए हुए हैं और अपने सोर्स तैयार किया हुआ है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको प्रीलिम्स जो है क्लियर करने से रोक नहीं सकती। तो क्या पढ़े हम लोग, इन 3 सेक्शंस के लिए हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक आधा सेक्शन और है, अलग से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे बढ़िया और रिलायबल जो सोर्स होता है ना, वो तो अपने नोट्स ही होते हैं। ये नोट्स आप अलग अलग सोर्सेज से जो है बनाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको कुछ अपने नोट्स भी दिखाऊंगा कि उसके अंदर आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो नोट्स के अंदर। तो अगर आपने कोई कहीं से कोई कोचिंग लिया है या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपके जो नोट्स हैं वो बेस्ट होते हैं। ये नोट्स आप प्रीलिम्स के लिए भी बनाते हो और मेंस दोनों के लिए ही बनाते हो। लेकिन यहां पे क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो अपने नोट्स को आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा प्रिपरेशन करने का तरीका वो चेंज कर सकते हो। एक जो सोर्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में आगे थोड़ा से बात करूंगा, बट एनसीईआरटी एनफ नहीं है। एनसीईआरटी से कभी कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी आपको जाना पड़ेगा टॉपिक्स की काफी ज्यादा ओवरऑल डायमेंशंस को कवर करने के लिए। हम लोग आपको एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी के साथ जो है जीसी लोग एक बुक रेफर की जाती है रेफरेंस के तौर पे भी, और आपकी मेन बुक के तौर पे भी। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, आप उसको जीसी लोग से कवर कर सकते हो। और डेफिनेटली इंटरनेट आपकी बहुत हेल्प करता है जब करंट अफेयर की बात होती है, मैपिंग की बात होती है, या अपनी नॉलेज को, अपने नोट्स को अपडेट करने की चीजें होती हैं। तो इसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे यूज करते हैं। देखिए, हाउ टू यूज एनसीईआरटी, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की, जब बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं, ओशियानोग्राफी की बात करते हैं, जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है, और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हमारे पास जो सबसे रिलायबल और सबसे बढ़िया सोर्स है वो है हमारी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, जिसे कहा जाता है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये इसका कवर होता है।
देखिए, हमने बहुत बार ये सुना होगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं, इसके या फिर इसके अंदर जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं उन टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो ये एनसीईआरटी को आपने मास्टर करना है। अब मास्टर का मतलब ये नहीं है कि इसी एनसीईआरटी को 15 बार पढ़ लो आप मास्टर कर लोगे, नहीं। आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं तो। एनसीईआरटी आपको यह बता सकती है कि ये टॉपिक पढ़ लो, लेकिन बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के अंदर बहुत डिटेल में मेंशन नहीं किए गए हैं। तो आपको वो टॉपिक मास्टर जरूर करने हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके करने हैं। अब सवाल उठता है कि करें तो करें कैसे, जब एनसीईआरटी एनफ नहीं है तो इसके बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो आप जीसी ल्योंग से कवर करेंगे। अगर जीसी ल्योंग से भी कवर नहीं होते हैं तो फिर आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, जिसमें आप कुछ यूट्यूब जो है वीडियोस, कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो ज्योग्राफी के टॉपिक्स आपको ठीक ठाक से करवाते हैं। तो सिर्फ देखना नहीं है उनको, अपने नोट्स को एनरिच करना है इंटरनेट के थ्रू, जो आपको इंटरनेट पे जो है मिलता है कंटेंट। अब देखिए, यहां पे लिखा है मैंने कि टॉपिक्स गिवन इन द एनसीईआरटी नीड टू बी मास्टर्ड। अब जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे जेट स्ट्रीम का एग्जांपल दिया मैंने। जेट स्ट्रीम हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, क्योंकि जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं उसमें मॉनसून पढ़ते हैं तो जेट स्ट्रीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। भाई, जेट स्ट्रीम को समझे बिना आप इंडियन मॉनसून समझ ही नहीं सकते। तो जेट स्ट्रीम एनसीईआरटी के अंदर जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सिर्फ थोड़ा सा 2-3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करके उसने निकाल दिया। अब जैसे यहां पे एल नीनो का एग्जांपल ले सकते हो, काफी न्यूज में रहता है। आप ला नीना का एग्जांपल दे सकते हैं। इस तरह के भी जो क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट हैं एनसीईआरटीज वगैरह में बहुत अच्छे से कवर नहीं किए गए हैं। ओशियोनोग्राफी के भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ उन्होंने मेंशन करके हल्का सा उसको छोड़ दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया है। तो एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स उसमें एक्सप्लेन नहीं है, सारी डायमेंशन कवर नहीं है, वो हमें बाहर से करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब तक आप सारी डायमेंशन कवर नहीं करोगे किसी टॉपिक की, तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती नहीं है। तो ये टॉपिक्स को कैसे यूज करें जो एनसीईआरटी में है, कुछ जीसी ल्योंग में है, कुछ इंटरनेट पे है, कैसे करें। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, कुछ नोट्स भी आपको मैं दिखाऊंगा जो मैंने बनाए थे। जैसे वोल्केनिज्म, आप एक टॉपिक यहां पे ले लीजिए। आपका एक वास्ट टॉपिक है, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, रेगुलरली क्वेश्चंस यहां से आते हैं। अब कुछ इनमें से एनसीईआरटी में दिया होगा, कुछ एनसीईआरटी में नहीं है तो जीसी ल्योंग में दिया होगा, कुछ इंटरनेट से आपको हेल्प मिल जाती है। तो ये सारी डायमेंशन आप कवर करके अपने नोट्स के अंदर बना सकते हैं कि भैया वोल्केनिज्म का मीनिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कुछ लोकेशंस, कुछ एग्जांपल्स आप डाल सकते हो। यूजुअली करंट अफेयर से यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। वोल्केनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके फीचर्स कौन से होते हैं, एक्सट्रूसिव फीचर कौन से हैं, इंट्रूसिव फीचर कौन से होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं जो वोल्केनिज्म से एसोसिएटेड होती हैं, कौन सी गैसेज होती हैं। लास्ट ईयर यहाँ से सवाल भी पूछा गया था प्रीलिम्स में। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो जो इंडिया ओरिएंटेड है, पैसिफिक ओशन में है, ये फिर से यहाँ पे करंट अफेयर का आ जाता है। वोल्केनिज्म के रीजंस कौन कौन से होते हैं, कौन से फोर्सेस होते हैं, जो मैग्मा होता है वो कितने टाइप का होता है, मैग्मा कैसे वोल्केनिक फीचर्स को इंपैक्ट करता है। तो ऐसी 8 से 10 डायमेंशन होती हैं वोल्केनिज्म के आसपास, ये सारी आपको कवर करनी पड़ती हैं। लेकिन ये सारी एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही ये सारी जीसी ल्योंग में है। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज का एक बार रेफरेंस लेके अपने नोट्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपके साथ अपने नोट शेयर करता हूं जो मैंने काफी समय पहले बनाए थे, बीच बीच में इसको मैं अपडेट करता रहता हूं। जैसे वोल्केनिज्म का चैप्टर है तो वोल्केनिज्म कैसे फॉर्म होता है, ये थोड़ा सा प्रोसेस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्टिव वोल्केनो का कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, एक्टिव वोल्केनोज कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिए। डोरमेंट वोल्केनोज को आप डाल सकते हो, अंडमान निकोबार के अंदर कुछ आपने डायग्राम बना के डाल दिया, तो ये मैप वर्क में भी जो है आपका काफी काम आ जाता है। उसके बाद जो है कितने टाइप के एक्टिव जो वोल्केनोज होते हैं, जैसे हमारा सेंट्रल होता है, फिशर होता है, इसकी हल्की सी डेफिनेशन जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी है, हल्का सा डायग्राम बना के, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे भाई जो वोल्केनिज्म का कोज होता है इरप्शन का, वो किस तरह से होता है, कौन के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप थोड़ा डायग्राम बना के बता सकते हो कि किस तरह से प्रेशर जनरेट होता है। तो मतलब मैंने इस तरह के नोट्स बना रखे हैं। ये जो फिशर टाइप का इरप्शन होता है मिड ओशनिक रिज में, ये किस तरह से काम करता है। उसके अलावा जो हमारे एक्टिव वोल्केनोज होते हैं प्लेट टेक्टोनिक से किस तरह से बनते हैं, थोड़ा डायग्राम आप बनाते रहते हो ना अपने नोट्स के अंदर, तो विजुअलाइजेशन बेटर हो जाता है, मेंस में भी बहुत हेल्प कर देता है आपकी। तो यहाँ पे फिशर इरप्शन का एक और अलग से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, पूरा इस प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करके। सेंट्रल इरप्शन के फिर कुछ कॉजेज कैसे होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस वगैरह, वो सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने क्रेटर लेक क्या होती हैं, ये सब यहाँ पे मेंशन कर दिया डायग्राम के साथ। क्रेटर क्या है, काल्डेरा क्या है, जो कि एक्सट्रूसिव फीचर होते हैं, क्रेटर लेक किस तरह से बनती है, थोड़ा डायग्राम जैसे यहाँ पे बना दिया। एक्सट्रूसिव फीचर्स अलग से डायग्राम बना के
जो है क्रेटर, वेंट, काल्डेरा, ये सब लेक बना के हल्का हल्का इनको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ साथ के साथ एग्जाम्पल भी यहाँ पे डाल दिए, कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लेता है एग्जाम में आपसे कि किस तरह से ये रहता है। कुछ भी डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो, कंपोजिट वोल्केनो किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी माउंटेन्स के एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने डाल दिए। पैरासाइट कौन जो है वो किस तरह से बनता है। प्रीलिम्स में आपको बनाना नहीं आएगा, लेकिन अगर अब ये पता होगा विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो एग्जाम में आप बेटर तरीके से रिकॉल कर सकते हो अपने कंटेंट को, राइट। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जरा, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं जो वोल्केनिक इरप्शन से, जैसे मिड ओशियनिक रिज अलग तरह का बनता है, वोल्केनिक अलग तरह से बनता है, हॉट स्प्रिंग से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, गीजर से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। वोल्केनिक इरप्शंस के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके यहाँ पे एक ठीक ठाक सा मैप बना दिया गया, जो कि हमारी रिंग ऑफ फायर होती है। यहाँ पे कुछ माउंटेन्स का, पीक्स का नाम भी दे सकते हो एग्जाम में, मेंस में यहाँ पे जो है डबल 2 बार क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से आ चुका है। उसके अलावा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था, देखिए लास्ट ईयर जो वोल्केनिक मटीरियल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि लावा, ऐश, डस्ट, सिंडर, टेफ्रा इसको बोला जाता है। कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती है वोल्केनिक इरप्शन से, 2024 प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया है, SO2, H2S वगैरह। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश करें कि उसकी सारी डायमेंशन आप कवर करके अपने नोट्स के अंदर डालें। डिसेंट से साथ के साथ डायग्राम्स बनाते रहें, कीवर्ड की फॉर्म में, स्मॉल सेंटेंसेस में उसको एक्सप्लेन करते रहें, ताकि मेंस में भी आपको हेल्प मिले और जब आप रिवीजन करो वहां पे भी आपको हेल्प मिले। कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, जीसी लियोंग पढ़ लेते हैं, इंटरनेट भी पढ़ लेते हैं, नोट्स बनाने की अच्छे से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स फिर भी ये कहते हैं कि सर हमसे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैंडल नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए इस कंटेंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए ना कई तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी ना जो टॉपिक्स की कवरेज हो जाती है। कई टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े से रैंडम होती हैं, तो वो आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा कि अच्छा यहां से भी क्वेश्चन आया है, तो एक्स्ट्रा टॉपिक आपका कवर हो गया, उसको अपने नोट्स के अंदर आप ऐड कर सकते हो। उसके अलावा पीवाईक्यू से आपको थीम्स पता चलती हैं टॉपिक्स की। जैसे भाई अर्थक्वेक से काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्लाइमेट के रिगार्डिंग, जैसे इंडियन मॉनसून हो गया, साइक्लोन्स हो गए, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओशनोग्राफी में जैसे सैलिनिटी वगैरह के कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन से। तो आपको ये पता चल जाता है कि यहां पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, तो आप अपनी जो पढ़ाई है, जो रिवीजन है, उसको बिल्कुल एक डायरेक्शन के तौर पे लेके जा सकते हो। एक और सेक्शन यहां पे है जिसको मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा, वो होता है बायोम। 2024 में भी बायोम से सवाल पूछा गया था, दिखा देता हूं जूम करके आपको। देखिए, ये 2024 का क्वेश्चन है। एनुअल एंड द डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन की जो रेंज है थ्रू आउट द ईयर होती है, तो ये क्या है। तो आपसे पूछता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि बताइए भाई किस तरह का क्लाइमेट जो है, इसका नाम क्या है, कहां ये पाया जाता है। तो बायोम के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, बायोम के लिए जो टिपिकल एक जो सोर्स होता है, जो कि अब तक बेस्ट सोर्स माना जाता था, वो तो जीसी लियोंग ही होता है। जीसी लियोंग के चैप्टर नंबर 14 यानी के बाद के जो चैप्टर है 15, 16 ऑल दैट, मैं थोड़ा दिखा देता हूं आपको। ये देखिए जरा, ये 15 है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून। तो ये जो चैप्टर है ना, ये सब बायोम वाले चैप्टर हैं। पहले इन चैप्टर से क्वेश्चंस आ जाया करते थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन 2024 में आया है प्रीलिम्स में, ये यहां से हैंडल हो ही नहीं रहा है। ये हो रहा है आपका एनसीईआरटी में, जो 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, वहां पे कोपन क्लासिफिकेशन दिया हुआ एक चैप्टर, यहां से इस बार सवाल पूछ लिया है। तो इसका मतलब अब ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो गया है, पहले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। देखिए, अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें ना, तो इसके लिए हमारे पास 2 एनसीईआरटी होती हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमारी 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी होती है, और दूसरी एनसीईआरटी होती है हमारी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। देखिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा कि ये जो पहले वाली एनसीईआरटी है ना, ये उतनी अच्छी फिलहाल नहीं है। तो आपने अगर ये पहले पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको फिलहाल छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो कंटेंट दिया गया है, आप उसको इकोनॉमी में या फिर ज्योग्राफी में पहले से पढ़ चुके होते हो, अपने नोट्स में ऐड कर चुके होते हो। इसके अंदर जो डेटा दिया गया है वो भी काफी पुराना है, तो अपडेटेड डेटा भी नहीं है, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो अगर आपको समय बचाना है ना, टाइम अगर आपको बचाना है, तो आप इसको फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, ये एनसीईआरटी बहुत कमाल की है, ये तो आपको पढ़ना ही है। इसमें से स्पेशली जो आपको पढ़ना है वो है यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। यूनिट 3 में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं इंडिया में कहां पे कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, लोकेशंस क्या हैं, कौन सी स्टेट्स हैं, वो माइंस के नाम तक यहां पे दिया हुआ है। तो ये, और इंडस्ट्री में किस तरह के मिनरल्स यूज होते हैं, कौन सा मिनरल हम लोग कहां से मंगवाते हैं, वो सारी चीजें यहां पे बहुत अच्छे से दी गई हैं। एग्रीकल्चर से हमेशा एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
एग्रीकल्चर भी आप इस चैप्टर से पढ़िए, अलग अलग क्रॉप्स की कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत बार वो क्या करेगा, आपको कुछ कंडीशंस दे देता है कि कितना पानी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, बताओ ये क्रॉप कौन सी है, तो वो सारे आंसर आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके अलावा चैप्टर जो यूनिट नंबर 4 है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का चैप्टर भी देखने को मिलता है भाई। ट्रांसपोर्ट से भी पिछले कई साल से लगातार जो है क्वेश्चन पूछ ही रहा है वो। तो इंपॉर्टेंट हाईवेज कौन कौन से हैं वो, तो इस चैप्टर को ना थोड़ा करंट अफेयर के साथ जोड़ के पढ़ोगे कि कोई कोई नया रोड सरकार ने अगर बनाया है, कोई रेलवे लाइन अगर इंपॉर्टेंट है जो बनाई है, उसका नाम क्या है, उसका जो नोमेनक्लेचर किस तरह से किया गया है। अगर हिली रीजन में किसी सेंसिटिव एरिया में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास कोई गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन में कुछ किया है, डेफिनेटली वहां से सवाल आते हैं। कोई नया एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने बनाया है, कोई रेलवे लाइन, कोई ऐसा फ्रीट कॉरिडोर अगर अप्रूवल हुआ है रिसेंट टाइम में, तो करंट अफेयर से भी जोड़ के आप इसको कर सकते हो। क्योंकि 2024 में भी यहां से किसी एयरपोर्ट को लेकर सवाल पूछा था जो अरुणाचल प्रदेश में था। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप यहां से ले लीजिए और फिर करंट अफेयर के साथ आप उसको आराम से अपडेट करिए। तो बहुत बार स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी कहां से पढ़ें। देखिए जीसी लियोंग से या जो 11th की एनसीईआरटी है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, वो तो हम लोग कवर कर लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का क्या? इंडियन ज्योग्राफी के लिए हम भी हमारे पास एनसीईआरटी और 11th स्टैंडर्ड की होती है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आपके लिए है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा कुछ कवर कर देती है। लोकेशंस, फिजियोग्राफी जिसमें हम लोग हिमालयस वगैरह की सब बात करते हैं, पीक्स की बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से चैप्टर कवर करता है। ये क्लाइमेट जिसमें स्पेशली इंडियन मॉनसून के ऊपर फोकस किया जाता है, इंडिया में कितने तरह के सीजन्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाता है। हमारी वेजिटेशन देश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी पाई जाती है, सोइल के बारे में कवर करता है। तो मोर और लेस इंडियन ज्योग्राफी के बारे में काफी सारी चीजें कवर कर देता है। उसके अलावा जब पीवाईक्यूज देखते हो ना, तो पीवाईक्यूज में अगर कुछ इंफॉर्मेशन अच्छी दी हुई है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के रिगार्डिंग, चाहे वो ड्रेनेज हो या हिमालयाज हो, वो आप साथ के साथ अपने नोट्स में कवर करते रहें। और उसके साथ साथ फिर मैप वर्क भी करना है। तो उन सारे सोर्सेज को फॉलो करते हुए आप एक डिसेंट से नोट्स बना सकते हो अपने लिए और अपना जो फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो कवर कर सकते हो अलोंग विद योर करंट अफेयर्स। लेकिन मैपिंग वर्क कहां से करें, क्योंकि यहां से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। मैप से जो सवाल आते हैं दो तरह के आ सकते हैं। स्टैटिक पार्ट्स के बेसिक रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, रैंडमली कुछ भी पूछ लेगा आपसे, कोई बताइए अफ्रीका में ये रिवर है, ये कौन कौन से लाइन को क्रॉस करती है, या फिर ये कोई लेक का नाम दे देगा आपको, पूछ लेगा कौन से कॉन्टिनेंट पे है, कौन से कंट्री में है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछ सकता है, बहुत रैंडमली कहीं से स्टैटिक जो है वो उठा लेगा फैक्ट को। तो ये स्टैटिक वाला पोर्शन कहां से करेंगे, ये हम लोग करते हैं भाई हमारे एटलस से। वैसे आप एटलस अपनी मर्जी से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो जो ओरिएंटल ब्लैक स्वॉन का जो एटलस है वो एक्चुअली काफ़ी बेटर है। मतलब है तो और भी अच्छे, लेकिन इसके अंदर जो मैप्स में क्लैरिटी है, जो कलर स्कीम यूज़ की गई है, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो आप ये भी ले सकते हो, अच्छा एटलस है। तो एटलस जब आप लेते हो तो उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, आप देखिए ना, कॉन्टिनेंट वाइज जाइए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को उठाइए, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं, जो पीक्स हैं, जो प्लेटोज हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो वहां पे हैं, इस तरह की चीजें वो आप यहां पे डेफिनेटली उठाइए। तो कॉन्टिनेंट वाइज जो है वो चीजें आप कवर कर सकते हो। और आपके पास जो है ब्लैंक मैप्स भी आते हैं आजकल, तो है ना, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, मार्केट से ले सकते हो। वो लीनियर टाइप के होते हैं, जैसे मान लो अगर अमेरिका है तो आपको इस तरह से जो है वो देखने को मिल सकता है। तो आप उसको उठाइए, फिर उसके अंदर जो प्लेसेस हैं आप उसको मार्क कर सकते हो आराम से। तो 3-4 बार इस प्रैक्टिस को करोगे ना डेफिनेटली तो बढ़िया से हो जाएगा। और इवन अब जब जैसे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे या ओशियनोग्राफी पढ़ रहे थे, वहां पे भी काफी मैप्स का यूज होता है, तो उसके साथ साथ भी आपका मैप वर्क अच्छा खासा होता रहता है। आप वो डेफिनेटली यहाँ पे मार्क कर सकते हो। जैसे मैंने अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं वहां पे इस तरह कुछ कुछ मैप जो है मैं बनाता हूँ। स्टूडेंट लाइफ में भी इस तरह के बनाए थे मैंने, जैसे यहाँ पे एल्प्स है, यूराल्स है, अल्ताई माउंटेन है, ड्रैकन्सबर्ग, रॉकीज वगैरह, इंडिया में हिमालयाज, अरावलीज वगैरह, ये कुछ कुछ आप मेंशन कर सकते हो। 2022 के अंदर भी शायद यहाँ से क्वेश्चन आया गया था, लेकिन वो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फोल्ड माउंटेन्स हैं उनकी ओरिएंटेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपके दिमाग में इस तरह के मैप होंगे ना, आप बना सकते हो, अगर आपको ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में, मेंस में भी आपकी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सवाल यहाँ से आता है। उसके बाद जैसे प्लेटूज हो गए, तो आपको इस तरह का मैप बना सकते हो खुद से। तो प्लेटूज को जो है आप यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। दूसरे तरह का जो मैप वर्क होता है दोस्तों वो रहता है डायनेमिक। डायनेमिक में आप कह सकते हो जो करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर आईआर ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, वहां से मैप वर्क जो है वो करना रहता है। तो यहां पे तो बेसिकली सीधी सी बात है, जो करंट अफेयर बेस्ड
जो कंटेंट है, जो प्लेसेस इन न्यूज होते हैं, जो इवेंट्स इन न्यूज होते हैं, उसके रिगार्डिंग आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है। और हमेशा दुनिया में कुछ ना कुछ चीजें का इवेंट होता रहता है, जैसे मिडिल ईस्ट जो है काफी न्यूज में रहा, बिकॉज यूक्रेन हो चाहे इसराइल वॉर हो, उसको लेके। तो वो जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं इसराइल के आसपास, रेड सी के आसपास, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान वाले एरिया से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मैप वर्क ना बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कौन सी कंट्री के आसपास कौन सी कंट्री है, कौन सी वाटर बॉडी है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है, उसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, इस तरह की चीजें यहां पर डेफिनेटली कवर करनी पड़ेंगी आपको। इंडियन ओशन के रिगार्डिंग आपको पूछ सकता है, भैया कौन सा आइलैंड आप बताइए, उसको नॉर्थ टू साउथ उसको अरेंज करिए, ईस्ट टू वेस्ट उसको अरेंज करिए। तो लोकेशंस आपको पता होने चाहिए, जैसे मालदीव है, सेचल्स है, श्रीलंका है, मॉरिशस है। तो ये जो आइलैंड की लोकेशन को आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन वाइज, पूछता है एग्जाम इस तरह के क्वेश्चंस। और क्योंकि इंडियन ओशन भी आजकल काफी न्यूज में है, चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से वो सारी चीजें, साउथ चाइना सी हमेशा न्यूज में रहता है, वहां पे कुछ आइलैंड्स हैं जिनको लेके कंट्रोवर्सीज रहती हैं, वो डेफिनेटली आपको बिल्कुल पिन पॉइंट पता होना चाहिए, खुद से मैप के अंदर आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। आजकल आर्कटिक ओशन काफी ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन इशू, तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। रेड सी में जो है काफी ज्यादा इशूज हो रहे हैं आजकल, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो रहे हैं, तो इसके आसपास कौन कौन सी बॉडीज हैं, कौन कौन से चोक पॉइंट हैं, कौन सी स्ट्रेट्स हैं, इस्थमस है, ये सवाल आपसे एग्जाम में वो पूछता है। तो इसकी तो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन करें, पहले स्टैटिक पोर्शन करें, डिसेंट सी अंडरस्टैंडिंग बना लें, और फिर करंट अफेयर जो बेस्ड क्वेश्चन है इनको आप अपने मैप के अंदर डालिए। तो वर्ल्ड मैपिंग तो हमारा वहां से हो जाएगा, लेकिन इंडियन मैपिंग का क्या, वो कहां से करेंगे? देखिए, इंडियन मैपिंग के लिए भी हम लोग किस पे रिलाय करेंगे? एनसीईआरटी पे और पीवाईक्यूज पे। तो एक तो आप इंडिया का जो है मैप, ब्लैंक मैप जो होता है, स्टेट्स वाला पॉलिटिकल मैप होता है, आप उसको लीजिए। अब उसके अंदर आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग कैसे करोगे? जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो वहां से, तो उसके अंदर जो भी चीजें मेंशन की गई हैं एनसीईआरटी में, आप उसको तुरंत अपने मैप पर मार्क करिए। पहले आप देख के कर सकते हो मार्क एटलस में, उसके बाद आप एक दो बार करने के बाद फिर बिना देखे आप उसको मार्क करें। जैसे मैं कहूं भैया अरुणाचल प्रदेश में जो माउंटेन्स हैं उसकी जो है वो सीरीज क्या है, वो वेस्ट टू ईस्ट उसको बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ दाफला है, मीरी है, मिशमी है, अबोर है, आपको वो पता होना चाहिए। जो पूर्वांचल हिल्स हैं वो आपको नॉर्थ टू साउथ वो किस तरह से रहती हैं, राइट। जैसे हमारी ईस्टर्न जो घाट है, ईस्टर्न घाट के अंदर भी बहुत सारी छोटी 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 हिल्स रहती हैं, आप उसका नॉर्थ टू साउथ आप उनको जो है अरेंज करिए। ये चीजें आपको तभी आएगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हुए उनको ऊपर ध्यान दोगे, मैप वर्क बहुत अच्छे से करोगे। पहले देख के करोगे, एक दो बार समझ में आएगा, फिर उसको आप आराम से बिना देखे करें, उसको ब्लैंक मैप के अंदर करें। चाहे वो माउंटेन्स हो, हिल्स हैं, प्लेटोज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, पीक्स हैं, पासिस हैं, माउंटेन पासिस, बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी। और जिस तरह से चाइना के साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं आजकल, चाहे वो गलवान हो, डोकलाम था, या फिर और कोई सिक्किम के अंदर इशू चल रहा है, अरुणाचल में इशू चल रहा है, तो ये कुछ पासिस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं और हमारे आगे से निकल जाते हैं, नज़र के आगे से। तो वहाँ पे गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट चला रही है, कोई रेलवे है, कोई वहाँ पे हेलीपैड बना रही है, तो वो चीज़ें आपको फोकस करनी है, और वो चीज़ें अपने सारी मैप के अंदर जो है उसको फाइंड आउट करना है। पीवाईक्यूज आप देखोगे, जब 10 ईयर का पीवाईक्यूज करोगे तो वहाँ पे मैप से जो जो सवाल पूछे गए हैं आप उनको भी अपने मैप के अंदर एड्रेस करोगे। सो इस पूरी प्रेपरेशन के अंदर जो कंसेप्चुअल पार्ट हम लोग करने वाले हैं, फैक्चुअल पार्ट करने वाले हैं, यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे आप अपने नोट्स जो है अपग्रेड करने हो, या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो उसको इजी तरीके से आप किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है उसको देख के समझ सकते हो। आप नोटबुक लेके बैठें, जो उसको समझाया गया है अपने नोटबुक के अंदर उसको ऐड करें, क्योंकि एक दो बार सुनने से कॉन्सेप्ट आपको लगता तो है कि मुझे समझ में आ गया है, लेकिन जब तक उसकी हार्ड कॉपी आप नहीं बनाओगे ना पेन उठा के, तब तो वो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं बनेगा। जैसे आप कह सकते हो कि प्रेप आईएएस के जो यूट्यूब पे है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे से कवर किया गया है, तो आप ड्रेनेज सिस्टम देखिए जरा वहाँ से। हर रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो हैं बहुत अच्छे ट्रिक के साथ आपको समझाई गई हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। जैसे अमित सेनगुप्ता का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको बड़ा इजी वे में समझाते हैं। उनकी एक एनसीईआरटी की सीरीज़ भी है, आप वहाँ से भी करिए। प्रेप आईएएस पे भी एक एनसीईआरटी की सीरीज़ बहुत बढ़िया दी गई है, आप वो भी कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा कुछ जेन्युइन और अच्छे सोर्सेज को फॉलो करें। एक ही टॉपिक के बारे में 10 वीडियो मत देखें, इट्स बेटर कि आप एक जेन्युइन अच्छी वीडियो देखें, उसका हार्ड नोट्स उसके बनाएं और उसको बार बार रिवाइज करें, और पीवाईक्यूज को थोड़ा साथ के साथ देखते रहें। तो ये लिमिटेड से सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, और इन टॉपिक से जितने भी पूछे जाते हैं, इन सोर्सेज को आप रेफर करोगे ना, तो आई कैन गारंटी यू कि 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही करने वाले हैं। अगर किसी तरह का कोई स्पेसिफिक डाउट है आपको, जो आपको पूछना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई करके मैं आपका आंसर दे सकता हूं। थैंक यू, जय हिंद।